आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का सबको अधिकार है, लेकिन बिना तार्किक आधार केवल दुर्भावनावश ही सरकार को कोसते रहने को लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा कैसे माना जा सकता है। रिजर्व बैंक की प्रतिबंधित नोटों की संख्या बताने वाली रिपोर्ट आने के बाद समाज का एक वर्ग फिर से सक्रिय हो गया है। स्टॉप। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीते साल 8 नवंबर को 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। स्टॉप। इन तमाम लोगों की आलोचना में तर्क कम और मोदी सरकार के प्रति पूर्वाग्रह और राजनीतिक प्रपंच अधिक था। स्टॉप। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट आने के बाद यह वर्ग फिर उसी पुराने घिसे पिटे और आधारहीन तर्कों के साथ मुखर हो गया है। स्टॉप। पैराग्राफ। आलोचना करने वाले इस वर्ग को इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि किसी भी फैसले की सफलता या विफलता का आकलन हमेशा एक वृहत परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। स्टॉप। कौन सा फैसला किन परिस्थितियों के तहत लिया गया है, यह देखना बेहद जरूरी है। यदि निर्णय किसी नीति से संबंधित है तो उसके समानांतर चलने वाली नीतियां और उनका प्रभाव भी एक व्यापक आकलन का हिस्सा बनती है। स्टॉप। जहां तक नोटबंदी का प्रश्न है, इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीके से कमाए गए धन पर नियंत्रण करना था। स्टॉप। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नोटबंदी के साथ साथ कई दूसरे नीतिगत फैसले भी लिए गए। स्टॉप। नोटबंदी का निर्णय देश में काले धन के सृजन को रोकने की प्रधानमंत्री की वृहत नीति का एक हिस्सा ही था। स्टॉप। इसलिए 99% प्रतिबंधित नोट बैंकों में आ गए। सिर्फ इसी एक तथ्य के आधार पर नोटबंदी के निर्णय को विफलता करार नहीं दिया जा सकता है। स्टॉप। पैराग्राफ। सवाल यह है कि बैंकों में वापस आया पैसा बैंक में जमा होने के बाद क्या सफेद हो गया? जिन लोगों ने यह पैसा जमा कराया, क्या वे दोष मुक्त हो गए? बिल्कुल नहीं। स्टॉप। वे सभी लोग जिन्होंने अपनी आय से अधिक का धन अपने खाते में बिना किसी ठोस वजह बताए जमा करवाया, उनके खातों पर सरकार की नजर है। स्टॉप। ऐसे 1 लाख से भी अधिक खाते हैं जांच के घेरे में हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन खातों में 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का धन काला है। स्टॉप। इसी जांच की कड़ी में पिछले महीने 30,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपनी आय के आंकड़ों में भारी फेरबदल करके आयकर रिटर्न भरे। स्टॉप।
उम्मीद की जाती है कि जल्द ही जांच एजेंसियों का सिकंजा ऐसे लोगों पर कसेगा। स्टॉप पैराग्राफ। इसी के साथ हमें मोदी सरकार द्वारा देश भर में बेनामी संपत्ति पर सिकंजा कसने के लिए लाए गए कानून को भी मद्देनजर रखना चाहिए। स्टॉप। मोदी सरकार की इस कानून को संसद में लाई और पारित कराया। स्टॉप। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक सरकार ने देश भर में 14,000 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की है और इनकी खरीद फरोख्त करने वाले आयकर के दायरे में नहीं है। स्टॉप। अनुमान है कि इनकी जांच के बाद हजारों करोड़ रुपए का काला धन सामने आएगा। स्टॉप पैराग्राफ। अब सरकार के इस निर्णय का अन्य सकारात्मक पहलू भी देखिए। स्टॉप। बैंकों में जमा धन के जरिए देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए वापस आए हैं। स्टॉप। इसका लाभ यह हुआ है कि बैंकों के खजाने में धन की वृद्धि हुई है। स्टॉप। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त धन जमा हो गया है। स्टॉप। अब वे कम ब्याज में अधिक ऋण दे सकेंगे। स्टॉप। घटी हुई ब्याज दरों पर मिले कर्ज से जहां अधिक उद्यम लगेंगे और देश के युवा वर्ग के लिए लाखों नए रोजगार सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर आम जनता को सस्ता आवास ऋण उपलब्ध होगा। स्टॉप। संभवतः इसे नोटबंदी का ही असर माना जाना चाहिए कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत ही निम्न ब्याज और आसान किश्तों में घर के लिए सब्सिडी आधारित ऋण की व्यवस्था की है। स्टॉप। बाजार में नकदी के रूप में काला धन कम होने से जमीनों और मकानों की कीमत में तेजी से गिरावट आने वाले मजबूत रियल एस्टेट कानून बनने से अब मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान होने का सपना पूरा हो सकेगा। स्टॉप। देश के आयकर कानून का सम्मान करते हुए अपनी सही आय को घोषित करके उचित कर देना व्यवस्था के अतिरिक्त मनोविज्ञान का भी विषय है। स्टॉप। स्वतंत्रता के बाद खासकर 90 के दशक में हुए उदारीकरण से जब लोगों की आय में भारी बढ़ोतरी हुई, तब कर की चोरी करना और काले धन का संचय करना आम जन की मानसिकता बन गई। स्टॉप।